ग्रेविटेशन। पहला ही जो क्वेश्चन है वो हमको पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज डैश इंक्रीजेस। मतलब सजेस्ट किया जा रहा है कि क्या ग्रेविटी द्वारा जो एक्सेलरेशन रहता है वो चेंज होता है क्या, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, बोले तो चेंज होता है क्या, तो हाँ चेंज होता है। किन किन कारणों के कारण वो चेंज होता है, पहले हम लोग वो कारण देख लेते हैं, है ना, कि कौन से ऐसे कारण है जो ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन को भी बदल के रख देते हैं, कौन से ऐसे कारण। तो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है हाइट पर, उल्टा डिपेंड करता है हाइट पर। हाइट जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उसके स्क्वायर के भाव से घटता है, एक काइंड ऑफ। ठीक है, लीनियरली वो डिपेंड करता है डेप्थ पर, धरती के अंदर हम जाए तो भी ग्रेविटी घटती है। तो ग्रेविटी का अगर मैं ग्राफ ही निकाल दूं ना, और मैं यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस का एक निकाल दूं, एक डिस्टेंस का ग्राफ अगर मैं निकाल दूं इस साइड में, किधर है, दिख रहा है क्या? अगर हम ऐसे कुछ कर दे, डिस्टेंस का और ग्रेविटी का एक ग्राफ ही निकाल के रख दे, तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे कि धरती के सेंटर से चालू करते हैं, वहां पे तो ग्रेविटी जीरो रहती है। फिर जैसे जैसे हम धरती के सेंटर से बाहर आना चालू करते हैं, धरती का रेडियस पता है तुम बच्चों को कितना है? 6400। तो ग्रेविटी बढ़ना 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 चालू होती है, और उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है ग्रेविटी की, वो धरती के सरफेस पे पहुंचती है 9.8, धरती के सरफेस पर। उसके बाद वापस से ग्रेविटी गिरना चालू होती, कम होना कम होना कम होना चालू होती, लगता है कि सीधा सीधा गिर रही है, लेकिन ये ग्राफ सीधा सीधा नहीं होता, ये ग्राफ कर्व होता है। समझ रहा है क्या तुमको? ये मैक्सिमम पीक कब रीच होता है, जब हम धरती के सेंटर से कितना दूर आ चुके हैं। ये ओरिजिन मतलब क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ, वहां से हम कितना दूर आ चुके हैं, 6400 किलोमीटर जब हम दूर आ चुके हैं, तो ग्रेविटी का ग्राफ इतना ऊपर तक उठ चुका है। और फिर जब हम बादलों के तरफ जा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो ग्रेविटी वापस से कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। एक ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम तक, एक थोड़ा सा ग्राफ का एक ऐसा पेक्यूलियर हिस्सा है, ऐसा एक हिस्सा है जिसको, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन हम उसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मानते हैं। वो कौन सा ऐसा हिस्सा है, तो मैं उसको ब्लू कलर में हाईलाइट करके रख रहा हूँ, ये वाला हिस्सा है, इतना सा हिस्सा, इसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान के रखते हैं। उसमें मैं अगर ब्लैक कलर से हाईलाइट करूँ, तो ये वाला हिस्सा, विच इज अबाउट एडिशनल 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ज्यादा 400 किलोमीटर, करीब करीब 200 किलोमीटर तक का ये हिस्सा है, मोर 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब जो धरती के अंदर वाली जो ग्रेविटी रहती है, अगर हमको वो ग्रेविटी निकालनी है, देखो मान लो कि धरती के सरफेस पे की ग्रेविटी को हम जी बोलते हैं, स्मॉल जी। तो अगर हमें निकालना है कि कोई धरती के अंदर गड्ढा करके गया, डी किलोमीटर का गड्ढा करके गया अंदर, डी हो सकता है 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, बहुत बड़ी बड़ी, 10 किलोमीटर, इतना गहरा गड्ढा खोद के अगर कोई धरती के अंदर गया, तो वहां जाने के बाद ग्रेविटी कितनी होगी, ठीक है, जी कितना होगा। तो अंदर जाने के बाद ग्रेविटी की वैल्यू रहती है, ग्रेविटी एट सम डेप्थ इनसाइड द अर्थ, वो रहती है, सरफेस पे की ग्रेविटी है ना जी, उसके 1 - d/r टाइम्स। भैया आर क्या है, आर, आर क्या है, आर है रेडियस उस प्लेनेट का। अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। रखते टाइम मीटर में रखना पड़ता है, ऐसा यूनिट में, इंटू 1000 करके, और मीटर में रखना पड़ता है। और मैं डी मतलब क्या है, डी डी म्हणजे डेप्थ। हम धरती के सरफेस से कितना अंदर गए, कितना डी हम अंदर गए। भाषण समझ में आ रहा है कि तुमको? डेप्थ, डी मतलब डेप्थ। और जीडी मतलब क्या, जो हम निकाल रहे हैं, जीडी, जीडी मतलब ग्रेविटी एट दैट डेप्थ डी, उस डेप्थ, उस गहराई में ग्रेविटी कितनी है, ये वाली ग्रेविटी। इसका ग्राफ रहा ये वाला। फिर जो इधर कर्व वाला ग्राफ है, कि कुछ हाइट पर जाकर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, है ना, कुछ हाइट पर अगर हम लोग जाएंगे तो उधर जाके ग्रेविटी कितनी हो जाएगी। इस वाले ग्राफ को हम ऐसे कर सकते हैं कि ग्रेविटी अगर हमें कुछ हाइट पर निकालनी है, तो वो रहती है धरती पर की ग्रेविटी टाइम्स 1/r+h का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये भी गलत है, सॉरी 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 सॉरी। अगर हमें किसी हाइट h पर की ग्रेविटी निकालने की है, तो ये वाली ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं, ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इनटू r/r+h का होल स्क्वायर।
ऐसे। भैया इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि वैल्यू 6400 किलोमीटर। उसको मीटर में रखना पड़ता है। एच क्या है? एच, एच वो हाइट है जो हम धरती की सतह से ऊपर जाते हैं। और जीएच क्या है? जीएच उस हाइट पर की ग्रेविटी, उस हाइट पे जाके धरती की ग्रेविटी कितनी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ग्रेविटी फीकी पड़ने लग जाती है, कच्ची होने लग जाती है। और बेटा एक स्पेशल अप्रोक्सीमेशन है, एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन है, वो हमको यूज करना है, उसका फायदा उठाना है हमको। ठीक है, हमारे लिए फायदे की चीज है वो क्या है? वैसे तो अगर हम धरती से एच हाइट ऊपर जाए तो वहां पर ग्रेविटी कितनी है, ये निकालने के लिए हमको ये ग्रीन वाला बॉक्स यूज करना पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला हाइलाइटेड बॉक्स यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम धरती से सिर्फ 200 किलोमीटर ऊपर तक ही जा रहे हैं, और ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे, 200 किलोमीटर तक ही जा रहे हैं, तो एक स्पेशल केस है, हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है कि जी एच इज इक्वल टू जी एस इंटू 1 - 2h/r। भाई तो ये लगने में अजीब सा फॉर्मूला है, इसका फायदा होगा क्या? अरे ये कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, इस फॉर्मूले की वजह से कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के कारण। ये वाला फॉर्मूला अगर हमारे पास में नहीं रहा ना, तो गजा हमारा पांचटपना हो जाएगा फिर तो बहुत। ये जो मैंने अभी लिखा ना स्टार वाला फॉर्मूला, ग्रेविटी एट सम हाइट इज इक्वल टू ग्रेविटी एट सरफेस, जीएस मतलब सरफेस 9.8, ग्रेविटी एट अर्थ जब हम जमीन पे खड़े, सरफेस पे खड़े, इंटू 1 - 2h/r। तो हमको बस हाइट की वैल्यू रखनी है। लेकिन इसमें हाइट ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है फॉर्मूला में, है ना? हाइट शुड बी लेस देन 200 किलोमीटर। हमको कहाँ तक जाने की लिबर्टी दी गई है? हम हमारे घर से कितने दूर तक जा सकते हैं? 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद और दूर हो गया ज्यादा। अब कोई पांच चट मत पूछ लेना भैया 205 किलोमीटर रहा तो मुक्का मारूंगा बेटा एक तुमको। ठीक है, अब कोर्स 205 है, 200 तक आ गया तो ये वाला यूज कर लेना। 300 हो गया, 250 हो गया, 250, 300 हो गया, फिर लगे चाहिए ग्रीन वाले बॉक्स में चले जाने का। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? बस का ही फर्क है। तो ये लिखना चाहते हो कि तुम, देखो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो तुम लोग। यार तुम लिखना क्यों चाहते हो? ये तो लिखा ही वाला है ना। पर ठीक है लिखो, कंपलसरी नहीं लिखना। 1 मिनट रुकूंगा मैं बस। और 7th 8th सर जी वाला तुम इसके बाद ना रनिंग लिखना ऑलमोस्ट। मैं बोलूँ भी कि रुक जाओ, पर तुम लिखते रहना और ध्यान भी देना बहुत ज्यादा। हाँ, सिलेबस में हूँ बाबा के, है ना? इसलिए तो दिया पेपर। वो 9th स्टेट बोर्ड में नहीं, लेकिन 9th एनसीईआरटी में है, 9th आईसीएससी में है, और हर साल क्वेश्चन आते हैं। हो गया, आवर गया। देखो अगला, वी एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, वजन जीरो होना। वजन रहता है मास इनटू ग्रेविटी। मैटर हैज, मैटर हैज मास। हर चीज के पास मास होता है। अगर वो चीज है तो भूत का मास नहीं रहता, तो भूत रहता भी नहीं। ठीक है, चीजों का मास तो रहता है ना। फिर वेट जीरो कब हो सकता है? वेट तो मास इनटू ग्रेविटी है।
वेट जीरो हो कब सकता है? जब वेट इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन gravity is equal to zero. Gravitational acceleration becomes zero. We experience weightlessness when we jump from height. जब हम किसी हाइट से उड़ी मारे तब हमको वेट की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि नॉर्मली वेट की फीलिंग आने के लिए हम एक सरफेस पर होते हैं, हमारा वेट हमको नीचे प्रेस करता है, तो हम जिस चीज को महसूस करते हैं वो होती है नॉर्मल रिएक्शन। हम जिस चीज को महसूस करते हैं वो रहती है नॉर्मल रिएक्शन। तो जब हम पैराशूट पहन के स्काई डाइविंग करने के लिए मालदीव्स में चले गए और वहां से उड़ी मारी, और नीचे रहते लांडे एलियन, उधर नहीं जाने का मालदीव में, लक्षद्वीप में जा, उधर भी लांडे रहते, तू जा इसमें। ठीक। तो स्काई डाइविंग करने के लिए हम किधर तो भी गए, मॉरिशियस गए। मॉरिशियस बहुत अच्छी देश है, उधर जाना घूमने को। तो तुम गए वाले क्या? मैं नहीं गया वाला। तुम में से कौन कौन आउट ऑफ इंडिया गए वाला है? कोई नहीं गया क्या आज तक? मैं गए वाला है, नेपाल टच मार के आया वाला है। 2 मिनट अंदर भी गया था, फोटो लेके वापस आ गया था। ठीक। वाला तो हम जो महसूस करते हैं उसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। हम जब चलते हैं, कोई मैरिज फंक्शन है, घर में कोई फंक्शन है, दिन भर खड़े हम तो पैर दुखने लग जाते हैं। टाचा है ना, त्याला मराठीत म्हणतो टाचा दुखू लागल्या पायाचा, बहुत देर से खड़े हैं तो घूम रहे भाग रहे इधर उधर कुछ कर रहे, पाय दुखू लगते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। हम जो खड़े रहते हैं, हम जो बैठते हैं, हमको जो फील होता है हमारा भी कुछ वजन है, ठीक है, वो रहती है नॉर्मल रिएक्शन। जब कोई हमसे हमारी नॉर्मल रिएक्शन ही छीन लेता है, हमारा वेट तो है लेकिन कोई नॉर्मल रिएक्शन ही छीन लेता है, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वेट ही नहीं है हमारा, ठीक है, हमारा कोई वेट ही नहीं है, ऐसा लगने लगता है। तो हम जब उड़ी मारते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि वेटलेसनेस, क्यों? क्योंकि हमें हमारा सिर्फ मास फील होता है? नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज हाइट डिक्रीजेस। हाइट कम कम होगी, हम जैसे जैसे धरती के पास आएंगे तो ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, इसके वजह से हमको हमारा वेट फील नहीं होता। ये तो कोई ये सच बात है, लेकिन ये कोई कारण नहीं हुआ कि हमको हमारा वेट फील नहीं होता है। नो रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अस। हम पर कोई पलट कर वेट के अगेंस्ट, हमारा नॉर्मली हम धरती पर खड़े रहते, वेट के अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन है, तो अभी कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है, इसलिए हमको हमारा वेट फील नहीं होता है। या एयर फ्रिक्शन कम होते जाता है जैसे जैसे हम नीचे गिरते जाते हैं वैसे। क्या क्या है सही आंसर? सेकेंड ऑप्शन, नो रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन अस। ठीक है, इसके कारण हमको हमारा वेट फील नहीं होता है। रिएक्शन फोर्सेस छीन लिया जाए, ठीक है, येड़े हो जाओगे। बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर इन पेयर। ठीक है, विदाउट एनी रिएक्शन देर विल बी नो एक्शन। नॉर्मल रिएक्शन नहीं रही तो वेट भी नहीं रहेगा। वो दोनों एक दूसरे के क्या है? एक्शन रिएक्शन के पेयर है, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, और दोनों एक्शन और रिएक्शन एक ही समय पर एक साथ में रहते हैं। अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं रहेगा। तो अगर तुमको ऐसे किसी को अगर दिमाग में ऐसा आ रहा हो, भैया अभी तो अपन ने नॉर्मल रिएक्शन गायब करी, क्या होता था अगर अपन ने नॉर्मल रिएक्शन आधी करी होती? तो फिर हमको हमारा आधा ही वेट फील होता था, एकदम कम हो जाता था हमारा वेट, ऐसा हमको फील होता था। होता नहीं था वो सच्ची में, हमको फील ऐसा होता था। ऐसा फील कब होता? जब हम मेले में जाते और वो राट पालना होता है, कर्णपुरा की यात्रा में गए हो, बड़ा सारा राट पालना रहता है, लासुर की यात्रा गए हो, उसके सबसे ऊपर जाके पेट में एकदम गुड़गुड़ होती है, पैर ऊपर हो जाते हैं एकदम से, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, वो थ्रिल। ठीक है, उसके लिए क्या रिलीज होता है तब बॉडी में? एड्रेनलिन। चलो अगला वाला, द रेशियो ऑफ ग्रेविटी ऑन टू अननोन प्लैनेट्स ए एंड बी। बेटा, अगर कभी भी प्लैनेट आए और प्लैनेट पे की ग्रेविटी पूछे, किसी भी प्लैनेट पे की ग्रेविटी पूछे, तो तुम लोगों ने ये करना, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर नहीं, उस प्लैनेट के रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये फॉर्मूला होता है। अधीरा जी लिख के ले लो भला, क्या आलस मत करो, वापस जी भैया। हीलियम लेवल टू के समय पे इतना सब नहीं पढ़ाते बैठूंगा मैं। जी की वैल्यू क्या है? सिक्स पॉइंट सिक्स जी सेवन भैया। इंटू 10⁻11, और यूनिट भी रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 है। हाँ लिख लो, क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली, इनफैक्ट लिख लो, 7th 8th सर जी वाले तो अवश्य लिखो, क्वेश्चन अच्छा है।
MP रहता है मास ऑफ द प्लेनेट, RP रहता है रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। सब बच्चों ने लिख लिया कितना? ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन तो एक्चुअली अनरिलेटेड है, क्वेश्चन कुछ अलग है। अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली वास्तु का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे दो प्लेनेट है, एक प्लेनेट ए है दूसरा प्लेनेट बी है। पहले पे ग्रेविटी मान लो एक्स है, दूसरे पे वाई, एक्चुअली रेशो x/y। हमने दोनों प्लेनेट्स पे क्रिकेट का बॉल सेम वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका। वो हाईएस्ट पॉइंट तक गया जहां उसकी वेलोसिटी 0 हुई, और वहां से गिर के वो हमारे हाथ में आना वापस से शुरू हुआ। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट से लेकर हमारे हाथ में गिरने तक जो समय उसे लगा उसे कहा जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का रेशो कितना रहेगा, हमें ये पूछा जा रहा है। क्या टाइम ऑफ डिसेंट, एक बॉल को तुमने फेंका तो कितने देर में तुम्हारे हाथ में वापस आएगा? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट से कितने देर में आएगा, पूरा टाइम हमने फेंका, फेंकने से लेके आने तक का टाइम उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फेंकने से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने तक का पॉइंट उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और हाईएस्ट पॉइंट से वापस हाथ में आने तक के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर चढ़ने को बोलते हैं एसेंट, असेंडिंग अ माउंटेन, डिसेंडिंग अ माउंटेन। आई एम क्लाइंबिंग अ माउंटेन, आई एम डाउन क्लाइंबिंग अ माउंटेन, असेंडिंग अ माउंटेन, डिसेंडिंग अ माउंटेन। और इसको पूरे जाके आने को बोलते हैं, जाके वापस आने को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी तो हमको बोल रहा है टाइम ऑफ डिसेंट बताओ, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट एक्चुअली रहता क्या है, जितना ऊपर जाने में टाइम लगा ना उतना टाइम नीचे आने में लगता है। तो अगर हम निकाल ले कि पूरा टाइम कितना लगता है पूरा, और उसका हाफ कर दे हाफ, तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना दोनों, इसमें आधा आधा हाफ हाफ बढ़ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, हमको ग्रेविटी की वैल्यू एक्स और वाई दी गई है दोनों प्लेनेट पे। हम निकालते हैं कि अगर वो बॉल हमने यू रफ्तार से फेंका, दोनों को यू यू रफ्तार दी, दोनों दोनों प्लेनेट्स पे यू यू रफ्तार दी हमने उनको, तो ये वाला T1 टाइम में वापस आता है, ये वाला T2 टाइम में वापस आता है। इधर ग्रेविटी की वैल्यू एक्स है, इधर ग्रेविटी की वैल्यू वाई है। हम देखते हैं T1 और T2 कितना कितना है। अच्छा, बॉल हमारे हाथ में था, हमने फेंका, वो ऊपर गया, वापस से हमारे हाथ में आया, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? आ गया ना हाथ में, 0 हो गई। समझ आ रहा है क्या मैं जो बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या तुमको? और नक्की देखो बार, क्या निस्ता हाउ का हाउ नक करो, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, S = UT प्लस हाफ AT²। और दूसरे प्लेनेट पे भी तो हाथ में है ना, UT प्लस हाफ AT²। भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बच्चों सबको समझ आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब सब जन सारे बच्चे 1 मिनट ध्यान दो। हम इक्वेशन डिवाइड नहीं कर रहे दोनों इक्वेशन को, हम केवल इक्वेशन नंबर 1 सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इधर UT1 लिखा है ना, UT1 सब जन ध्यान देंगे। UT1 को उठा के उधर फेंक दिया मैंने, उधर जाके क्या हो गया वो, -UT1। इधर बचा हाफ एक्स T1 का स्क्वायर बोले तो T1 × T1। तो ये होगा क्या, T1 × T1 कटेगा क्या, T1 × T1। समझ रहा क्या, सब बच्चों को समझ रहा क्या? नक्की। तो T1 की वैल्यू क्या हो गई रे बाबा, T1 की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 नीचे है तो जाएगा ऊपर, और एक्स ऊपर है तो आएगा नीचे। 2 किसके पास जाएगा ऊपर, ऊपर पहले से कौन बैठा है उधर, -U बैठा है, उसके तरफ जाके बैठेगा 2U/x। बात समझ आ रही है क्या? T1 की वैल्यू, ऐसे ही T2 की वैल्यू क्या आएगी देवास? हाँ चल चल, -2U/x। और दूसरे तरफ क्या आएगा, -2U/y। बात समझ आ रही क्या? हमको T1 T2 का ही रेशो निकालना है ना, जाके आने में कितना टाइम लगा इसका ही रेशो निकालना है ना। नहीं बे गधो, क्या निकालना है हमको, बस ऊपर से उतरने का टाइम, वापस नीचे उतरने का टाइम। मैंने तुम्हें एक बात इतनी सी बताई कि चढ़ने में जितना टाइम लगता है उतरने में उतना ही टाइम लगता है। तो हमको मान लो पहले प्लेनेट पे ऐसा था और दूसरे प्लेनेट में चढ़ने में इतना लगा, उतरने में इतना लगा। तो हमको पूछा है उतरने वाला टाइम, पहिल्या प्लॅनेटवर उतरायला किती वेळ लागतो आणि दुसऱ्या प्लॅनेटवर उतरायला किती वेळ लागतो, ह्याचा रेशो मला काढायचा आहे। V1 का और V2 का, इन दोनों का रेशो मुझे निकालना है। ठीक है, वेळ लागतो, कितना समय लगता है नीचे उतरने के लिए और नीचे उतरने के लिए दोनों प्लैनेट्स पर। भाई मेरे को ना रेशो निकालना है V1 का अपॉन V2 का, और क्या ये इक्वल ही रहेगा T1/T2 के?
T1 क्या टाइम है? T1 है नीचे से जाके हाथ में आया। T2 क्या है? नीचे से जाके हाथ में आया। T1 और T2 डबल-डबल है ना V1 और V2 के। V1 आहे उतरायचा टाईम, T1 आहे जायचं आणि यायचं. ठीक है? V1 कोणता टाईम आहे? V1 यायचा टाईम, खाली उतरायचा टाईम. T1 कोणता टाईम है? जाने का और आने का दोनों. तो T1 जो है V1 का डबल है ना? T1 जो है V1 का डबल है ना? समझ रहा है ना? तो मैं मेरे को T1 अपॉन T2 कर देता हूँ मैं इधर देखो। ये अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है ना सॉल्विंग 1 एंड 2 उसको डिवाइड कर देता हूँ, खटे डिवाइड कर दिया तो इधर आया T1 अपॉन T2 एंड T1 अपॉन T2 इज 2 टाइम्स V1 अपॉन 2 टाइम्स V2 समजताय काय? वेळ किती लागला खाली उतरायला? वेळ ठीक है और -2u/x अपॉन -2u/y बच्चों तुमको पढ़ा के रखा है मैंने ऐसे फ्रैक्शन में सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता -2u/y अपॉन -2u/x इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 2 कट गया ये 2 कट गया माइनस माइनस कट गया यू कट गया y अपॉन x आंसर आया समझ आ रहा है भाषण चेक करो माइक चेक समझ रहा है क्या सबको है क्या किधर y अपॉन x है किधर फोर्थ जिस प्लेनेट पे इसका भैया अपने को क्या दे करके रखा था उन्होंने देते टाइम क्या दे करके रखा था अपने को किसका रेशो दिया था उन्होंने किसका रेशो दिया था उन्होंने उन्होंने दिया था ग्रेविटी का रेशो x:y और टाइम का रेशो उल्टा आ रहा है y अपॉन x ये दर्शाता ये है टाइम उल्टा चलता है ग्रेविटी से मतलब जिस प्लेनेट पे ग्रेविटी ज्यादा होगी उधर बॉल जाके जल्दी आएगा कम टाइम मिलेगा ग्रॅव्हिटी ज्यादा तो वेळ कमी जाऊन पटकन येईल कमी वेळात येईल आणि ग्रॅव्हिटी कम तो उस प्लेनेट पे तुम उड़ी मारो तुम हनुमान जी जैसा उड़ के आओगे पूरा समझ में आ रहा है तुमको एकदम आने के बाद लगेगा लेकिन तुमको जोर से लगेगा फिर झापरा है क्या लिखना है क्या क्वेश्चन लिखा था क्या ये लिखना है तो लिख लो वो ये
जी जी। हो. नाही, चांगलं बेटर आहे. मी त्याच्याशी पण बोलतो उद्या परवा बोलतो. चालेल जी. अरे पढ़ो ना भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन बोल क्या रहा है हिंदी में? कोई समझाता क्या 7th 8th तेसारजी वाला? 9th वालों सबको तो नहीं आएगा। देखो 7th 8th तेसारजी में आता है किसको? ऑनलाइन कैमरा ऑन करके बैठो तो बेटा ओवेच रिमूव कर दूंगा। पढ़ो तो सही क्वेश्चन। तुम पढ़ो ना, वो क्वेश्चन बोल क्या रहा पहले पढ़ो। मतलब समझो उसका, हिंदी में मतलब समझो उसका। सब जन क्वेश्चन पढ़ो। कौन समझा था मेरे को मतलब क्वेश्चन का? कृष्णा सांग तो काय मतलब है? हम्म हम्म। हाँ। बस। उसका मास इतना इतना है, डिस्टेंस इतना इतना है, डिफरेंस उनमें फोर्स इतना इतना लग रहा है। नहीं, फोर्स पूछा है लेकिन इसका मतलब क्या है? विदाउट अल्टरिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे, जैसे का वैसा। जितने दूर थे वो उनको उठा के मून पे लेके गए, तो उन दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा, उतना ही रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का? जी, M1 M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इधर बाजू में है क्या कुछ मीडियम वगैरह, कुछ है क्या मल्टीप्लीकेशन में? धरती पे रखा, अर्थ के एयर में रखा तो इतना है, पानी में रखा तो इतना, मून पे रखा तो इतना। कुछ है क्या ऐसे बाजू में? फॉर्मूला में नहीं है ना। तो किधर रखते उससे फर्क ही नहीं पड़ता उसको। खाली वो G M1 M2/d² है तो उतना ही रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को बीच में मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बीच में मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, कुछ भी कर दो। हाँ, उससे नेट फोर्स बदलेगा, अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन उन दोनों के बीच के आपस में का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बदलेगा। समझ रहा क्या? नक्की मून पे जाके कोई 1/6 नहीं होता, अरे ग्रेविटी होती है 1/6, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दे उधर। अगला, सिक्स्थ, an apples from falls from a tree because of gravitational attraction between earth and apple. If F1 is the magnitude of force exerted by earth on the apple and F2 is the magnitude of force exerted by apple on the earth, अगर अर्थ एप्पल को F1 से खींचती और एप्पल अर्थ को F2 से खींचता तो क्या होगा? दोनों सेम सेम रहते, वो दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है बेटा। तो फिर एप्पल क्यों नीचे आता? अर्थ क्यों नहीं ऊपर आती? समझो मैंने तात्या को एक पटका दिया रपटे से, और मेरे मेरे भांजी को भी, शलाक्षी को एक रपटा दिया उतने जोर से, कौन जिंदा बचेगा? तात्या। ऐसा एक्सपेरिमेंट में किया तो मेरे को कोई जिंदा नहीं छोड़ेंगे घर वाले। F1 and F2 समझ आ रहा है क्या तुमको नक्की? समझ रहा क्या? फोर्स मैंने दोनों पे सेम लगाया, फोर्स मैंने दोनों पे सेम लगाया, लेकिन दोनों पे इफेक्ट अलग अलग है, क्योंकि तात्या का मास ऐसा है, विशालाक्षी का मास ऐसा है। तो तात्या में इतना सा एक्सेलरेशन आएगा, विशालाक्षी में इतना सा एक्सेलरेशन आएगा, विशालाक्षी 10 फुट दूर जा गिरी। एक एनीमे मूवी बन जाएंगी एकदम। फोर्थ वाला
न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज डिड्यूस्ड फ्रॉम केपलर्स डैश लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर का कौन सा लॉ था जिसने बोला था टाइम स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब? कोई प्लैनेट सन से अगर इतना दूर जा रहा है तो उसके टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का 1 साल लगता है चक्कर मारने में, तो उसका स्क्वायर करो, डिस्टेंस का क्यूब करो। कौन सा लॉ है वो? केपलर का थर्ड लॉ। तुमको याद है ना, लॉ ऑफ इलिप्सिस। ऑल प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व इन सर्कल, दे रिवॉल्व इन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। दो दो फोकस रहते हैं इलिप्स के। सेकंड लॉ, एन अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसको भागने को बोला रेडी स्टडी गो, और उसको 3 दिन भागने दिया तो वो ट्रायंगल का एरिया बनता है। और फिर वे बाद में प्लेनेट यहाँ आ गया, वापस उसको बोला रेडी स्टडी को, और वो 3 दिन में भागा और यहाँ से जो ट्रायंगल बनता है। तो उन दोनों ट्रायंगलों का एरिया जो रहता है, मालूम है ना तुमको, सेम सेम रहता है उन ट्रायंगलों का एरिया। तो लॉ ऑफ एरियाज। और तीसरा रहता है ये लॉ ऑफ पीरियड्स, ये वाला। तो थर्ड है, थर्ड लॉ है। अ स्टोन इज रिले, ये लिखो जल्दी, लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो ये लेफ्ट नहीं है, लिफ्ट है वो, लिफ्ट। एक तो इंग्लिश ही बहुत 5 टाइप का रेल रहती है इधर क्वेश्चन में। लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही, इधर पढ़ के ऐसा लगता पत्थर को ए एक्सेलरेशन से फेंका है। हो गया क्या? तुम बच्चों को आया क्या? एक लिफ्ट है, वो ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है। लिफ्ट नॉर्मल स्पीड से नहीं जा रही। हम जब लिफ्ट में नॉर्मली रहते हैं ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है, तो मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होता है लिफ्ट का? 0 होता है। सेम स्पीड होती है उसकी, स्पीड बदल नहीं रही, वेलोसिटी बदल नहीं रही। वेलोसिटी में बदलाव तो एक्सेलरेशन रहता है। हम नॉर्मल जिस लिफ्ट में जाते हैं उसमें एक्सेलरेशन खाली 2 बार ही रहता है। जब हम लिफ्ट में चढ़ते हैं, बंद होता है दरवाजा और वो जस्ट चालू होती है, तब हमको एकदम से वजनदार लगता है हमारा शरीर, एकदम से वजनदार। और जब हम हाईएस्ट हाई फ्लोर पे रहते हैं और उधर से नीचे आने वाले रहते हैं, तो लिफ्ट जैसे ही नीचे चलना चालू करती है तो एकदम से हमको हमारा शरीर हल्का लगता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। उतना पल भर के लिए 2 ही पल है जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है। भैया आप कैसे पता, आपको कैसे पता कि एक्सेलरेट करती है? और भाई जब वो सबसे नीचे होती तब उसकी वेलोसिटी रहती है 0, और फिर वो कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेगी ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 से यू जाएगी ना 1 सेकंड के अंदर। उतना 1 सेकंड के लिए वो एक्सेलरेट करती है लिफ्ट, बाद में वो यू से ही चल रही होती है। और फिर जब वो रुकती है तो वापस 0, तब हमारा वजन वापस हमको जोरदार लगता है। जब ऊपर जाते जाते रुकती है, ऐसे हुआ होगा ना एहसास लिफ्ट में, इतना सा पल भर का एक छोटा सा एहसास हुआ होगा ना सबको। देखो इधर ध्यान दो सब जन।
तुम लोग कभी भी ऐसे लिफ्ट में नहीं चढ़े हो जो एक्सेलरेट होते जा रही है, रिप 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 रिप। वो मोकर लिफ्ट रहती है, वो वाटर पार्क में रहती है, गेम में रहता है वो। ऊंचा टावर रहता है, खुर्ची पे बिठाते हैं, वो लगाते हैं, बोलते जाओ ऊपर। ठीक है, और फिर नीचे ऊपर जाने के बाद में फिर छोड़ देते हैं, वहां पर रफ कंडीशन ग्रेविटी से G=9.8 फ्री छोड़ देते हैं, डायरेक्ट नीचे लाते हैं। ठीक है, वो वाला है, उसको वो मोकर एक्सेलरेशन रहता है। तो इधर तो लिफ्ट खुद एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है। ठीक है, खुद ए से ऊपर जा रही है। गोलिया, अरे गोलिया इधर तक। अभी हमने उससे पत्थर छोड़ दिया, एक पत्थर हम ऐसे बाहर डोके लिफ्ट में से, और हमने बस एक पत्थर हाथ में लेके छोड़ दिया। ये पत्थर जिस समय छूटा, उस समय हमारे ही हाथों में था। हमारा एक्सेलरेशन लिफ्ट वाला एक्सेलरेशन था, क्योंकि हम हमारे पैर लिफ्ट पर जड़े हुए हैं। लिफ्ट जितनी तेजी से ऊपर जा रही है, लिफ्ट का फ्लोर भी तो लिफ्ट के साथ ही जा रहा है। ऐसे तो नहीं लिफ्ट इतनी फास्ट गई कि ऊपर की लिफ्ट चलेगी, फ्लोर नीचे चले गया, बटन दबाया बाकी चलेगा, अपन उधर ही चले गए। ऐसे तो नहीं होता है, सब कुछ साथ में जा रहा है। तो लिफ्ट का फ्लोर भी तो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, हमारा पैर भी तो लिफ्ट के फ्लोर को सटा हुआ है, तो हम भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं। हमारा हाथ हमारे शरीर को लगे वाला है, वो भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। वो पत्थर हमारे हाथों में था, जिस समय हमने उसको छोड़ा, वो पत्थर भी ए एक्सेलरेशन से ही ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उसको छोड़ा, उसने हमको देखा, गद्दार साले। ठीक है, छोड़ दिया मेरे को। किसके भरोसे छोड़ दिया हमने उसको? ग्रेविटी। अब उसका ए एक्सेलरेशन ऊपर है, जी ग्रेविटी नीचे है। उसके जो दोनों के दोनों एक्सेलरेशन है, ए और जी, सब जन ध्यान दो, ए और जी, कि एक ही डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। एक ऊपर है तो एक नीचे है। बात समझ आ रही सबको? तो ए और जी में पटती कि नहीं पटती? नहीं पटती। अब तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा क्या? नहीं, फर्स्ट वाला तो नहीं होने वाला। बात समझ आ रही क्या सबको? नक्की। हमने हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन किसको माना है? ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो मैं उसका नेट एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, वेक्टर एक्सेलरेशन। वो रहता है A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। पहला एक्सेलरेशन है उसका ए, पॉजिटिव जे कैप। सब बच्चों को बात समझ में आ रही? ए जे कैप, जे कैप ऊपर वाला जे कैप। और सब जन देखो, प्लस प्लस। दूसरा एक्सेलरेशन उसका लिख रहा हूँ मैं, जी माइनस जे कैप। बराबर क्या? चेक करो रे बाबा, सॉल्व समझ रहा है क्या? सबको सॉल्विंग समझ रही है क्या? तो ये हो जाएगा ए जे कैप, और ये प्लस माइनस सॉल्व करके माइनस जी जे कैप। तो ये हो जाएगा ए माइनस जी जे कैप। तो ऐसे हो जाएगा क्या, ए माइनस जी पॉजिटिव जे कैप। सिर्फ जे कैप है, ये देखो ना, रेड ब्रैकेट में सिर्फ जे कैप है, मतलब पॉजिटिव जे कैप है। पॉजिटिव जे कैप है म्हणजे कौन सी डायरेक्शन है? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये कितना लेना है मेरे को? ए माइनस जी लेने का, ए माइनस जी। लेकिन इधर तो ए माइनस जी है ही नहीं, आगा तो थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर रहा क्या? नहीं कर रहा। तो मैं पलट दूं इसको। मैं क्या करता हूँ, इसका पलट देंगे कैसे? अब ये ए माइनस जी ना, ए माइनस जी, इसमें से माइनस की साइन छीनता हूँ। ये रेड सर्कल है ना, ए माइनस जी, ब्लैक सर्कल। अभी माइनस की साइन छीनता हूँ, ये क्या हो जाएगा? जी माइनस है। और ये माइनस की साइन अभी कहाँ पर बैठी है? सबसे आगे बैठी है। इसको उठा के फेंक देता हूँ पीछे ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस प्लस माइनस जे कैप। माइनस जे कैप मतलब कौन सी दिशा? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड में कौन सा एक्सेलरेशन? जी माइनस है। जी माइनस है इन डाउनवर्ड है क्या ऑप्शन है? समझ रहा क्या? देखो, डायरेक्शन के लिए मैं प्लस जे कैप माइनस जे कैप कितने शांतिपूर्ण तरीके से डील किया। यहाँ से चालू किया था मैंने उसके साथ डील करना। समझा क्या? डायरेक्शन के लिए नक्की समझ रहा है क्या तुमको? ये प्रॉपर सॉल्यूशन है उसका, एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन है उसका। समझ रहा क्या तुमको? नक्की। लिखना चाहते हो क्या? लिख लो। क्वेश्चन लिखा क्या तुमने? आंसर की में क्या है? अच्छा, आंसर की बताई नहीं, सेवेंथ। सारी आंसर की छाप लो रे। इसका क्या करेक्शन करना है सेवेंथ का? कितना? सेवेंथ का कर दो 2। 1 से 6 चेक करो जल्दी। 1 से 6। फर्स्ट का क्या किया अपन ने? फर्स्ट का फर्स्ट किया है। और एक मिनट, वो फैक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अरे वो तो अपन ने सॉल्व ही नहीं करा ना। नहीं, डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती है ग्रेविटी कम होती है।
हमको बोला ग्रेविटी इंक्रीजेस एज डैश इंक्रीजेस। लैटिट्यूड, पोल्स पे जैसे जैसे हम जाते हैं पोल्स पे। तुम बच्चों को लैटिट्यूड पता है क्या कैसे होते हैं? मैं तुमको बता देता हूँ। ये देखो, ये अर्थ है, अब ध्यान से देखना। तुमको आखे ज्योग्राफी में एक तो बात आती होंगी कि अर्थ के टमी पे जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। समझ रहे हैं क्या? इसको बोलते हैं इक्वेटर। इस इक्वेटर को बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। सब जन ध्यान दो। अब हम इधर से जाएंगे ऊपर के तरफ, जो है नॉर्थ पोल। वो रहता है 90 डिग्री नॉर्थ। वो क्या रहता है? 90 डिग्री नॉर्थ। मैं थोड़ा सा ऊपर हुआ, मेरे पास आया 1 डिग्री नॉर्थ, या समझो 10 डिग्री नॉर्थ। और ऊपर हुआ 20 डिग्री नॉर्थ। और ऊपर हुआ 30 डिग्री नॉर्थ। ऐसे पहुंचते 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 मैं लास्ट में तो एक पॉइंट पे ही आ जाऊंगा केवल, वो है 90 डिग्री नॉर्थ। हमारी वाली रो रही है क्या? तो एक पागल है यार। 0 डिग्री लैटिट्यूड इधर वाला, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ। पंक्ति 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 नीचे लास्ट में क्या आएगा? 90 डिग्री साउथ। इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ सच्ची में ऐसी होती भला क्या? अपनी अर्थ, तुम मानो या ना मानो, ऐसी है। पत्थर पे पत्थर मारी, अर्थ निकल गई। या ऐसी अर्थ, हमारी अर्थ इक्वेटर पे ढोली है। ठीक है, इक्वेटर पे ढोली है, ऐसे फुगी हुई है तरबूज के जैसे। पोल्स पे बुटकी है। पोल्स पे ग्रेविटी रहती है 9.8, इक्वेटर पे ग्रेविटी रहती है समझो 9.7। इतना फर्क आता है, 9.8 और 9.7, इतना फर्क आता है। एग्जैक्टली बोलो तो 9.81 और 9.78, इतना फर्क आता है। किसका तो देख, लाके देन तू कच पास कर। पानी में डाल दूं क्या? किसका फोन है? कशाला डस मारतो? पुढं लोक म्हणतील बाई लोकांचा पोट ढसा मारून राहिला. लिहून घ्यायचं एक लैटिट्यूड क्या रहता है, लिखने का है क्या? जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, हाईएस्ट लैटिट्यूड क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ, है ना? या तो 90 डिग्री साउथ। 90 वैल्यू, 90 लैटिट्यूड की वैल्यूज 90। लैटिट्यूड बढ़ने से ग्रेविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थ की जियोग्राफी पे हम जहां पर खड़े उधर से भी ग्रेविटी बदल जाती है। ये वाले आंकड़े लिखे तुमने तो, या तुम्हारे सासू ने 9.78 और 9.81 अर्थ का फोटो बना के। पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है इक्वेटर से, लिखो। आधिरा फ्रॉम अंडमान जय महाराष्ट्र, लिखो। लिखती है भैया। बीच में भी सब जगह हो रहा होता है, ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है। सार्थक बेटा क्या हुआ? पोंगे काय चक्का है? सार्थक बहुत फोड़ा करता ना रे। सार्थक को अगले साल इधर वाले चाटे में ला ले जाएगा। छोटा, लिखो जिसको आंसर की लिखनी है फटाफट लिख लो। टीका टूका मार लो आंसर की के। नमन टोले, आलस मत करो और क्या। अगले जन्म में मच्छर बन के आएंगे बेटा तू, देख लो। रेगिस्तान में जन्मेगा वो भी तू, पानी के लिए तरसेगा, खून तो छोड़ दे। सेकंड ऑप्शन, ग्रेविटी डिक्रीजेस एंड हाइट इंक्रीजेस। गलत है फिर। हमको पूछा ग्रेविटी शुड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट, बढ़े तो ग्रेविटी कम होती है। गहराई डेप्थ बढ़े तो ग्रेविटी कम होती है। फिर ऐसा है क्या जिससे ग्रेविटी बढ़ती है? लैटिट्यूड है जिससे ग्रेविटी बढ़ती है। नक्शा काय झालं तुला? सबसे फेमस लैटिट्यूड पता है क्या, उसका नाम क्या है? नहीं वांग्या, इक्वेटर ही से। प्राइम मेरिडियन क्या है? लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड से फर्क पड़ता ग्रेविटी पे? नहीं पड़ता। अपनी इंडिया कितने लॉन्गिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में आती है हमारी इंडिया? मेरे को तो कुछ पार्ट नहीं हुई इसमें, तुम कुछ मालूम हो?
हमारे इंडिया से चलो एक आधा लैटिट्यूड पास होता है क्या कोई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से जाता ना, नर्मदा नदी के पास से। सब लोगों ने आंसर की लिखी क्या? नमन टोळे आपने लिखी क्या आंसर की? क्या करोगे आप इस आंसर की का? शवरे तू उठ लगास काय बे? शवरे को इधर होम्बा वाले ने on भैया इतना हारेंगे ना उसके घर वाले, बेल्टा गाली। मारुति मंदिर के सामने स्पीड ब्रेकर है ना, उधर मारेंगे उसको डोनगा रोड पे। इंडियन गैस की टाकी ला के वात लगा के फोड़ देंगी। एलपीजी सिलेंडर बांधेंगे उसके हाथ पैर को चार पांच। बूम। हाँ हाँ। चलो अगला वाला। सेवेंथ हो गया, एट्थ वाला। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अरे नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट वाज डिस्कवर्ड बाय। कैपिटल जी की वैल्यू किसने ढूंढी थी? हेनरी कैवेंडिश। इधर स्पेलिंग गलत है वो काका की, पर तुम भावना पूछ ली। लिखना बाकी, बरोबर लिखना बाकी है। भैया में भैया, नमन भैया। पुढचे आमदार यांचे पीए। लिखने का है क्या? लिखो लिखो। पहले इतना लिखो फिर आगे का करते हैं। थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए एक समय पे। क्वेश्चन भी लिखना है तो लिख लो। सगळ्यांनी लिहून घेतलं का पटकन? मोक्षा लिहून घे बरं का तू. काय समजलं का तुला? लिहून घे पटकन. एमपीएस में वो सोमनाथ काका है क्या रे? अच्छा, नीचे का लिखना बाकी है क्या? हाँ। लिखो न, जल्दी लिखो न। कृष्णा जाधव, मैगी वाले। लक्ष्य द्या. लक्ष्य. लक्ष्य.
इन दोनों शब्दों में क्या फर्क रहता? अभी कितने रह गए उधर? मीटिंग कटने वाली है। अभी आएंगे उधर। एक हेनरी और एक गैलीलियो। आ रहा नहीं क्या बाबू? बोर्ड पे जूम मीटिंग कटेंगी। कटना कटिस नहीं रही। सांग सांग बाल्या रैप मनेल का है। क्या फर्क है इन दोनों में? पहले वाले लक्ष्य का मतलब क्या है? और इसका लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब दूसरे। ध्यान देने। फोकस, ध्यान, कंसंट्रेट। और एक मतलब है, इस लक्ष्य का बिल्कुल एक अलग मतलब है। लक्ष्य का मतलब मोक्ष नहीं है। एक लाख। तू लाख मत बोला कर, तेरा लाख सुनाई देता है। एक लाख दो पापा। वो तो खुशी खुशी दे देंगे। लोग क्या, तेरे घर पे तेरा सबसे ज्यादा लाड होता होगा ना? क्यों रे? नहीं क्या, किसका ज्यादा लाड होगा फिर? किसका भी? देख, देखो इधर देखो। जवरे क्वेश्चन काय वाच, समजून सांग। वाच ना, पाळेवर आहे ना. देखो देखो, बोलो जल्दी। बोला शवरी जी, बोला। उठा, चला उठा। राहू दे भाऊ, राहू दे। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ऑन मून यू वुड फाइंड इट टू हैवी टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट वुड बी टू इजी टू लिफ्ट ऑन अर्थ। गलत। मून पे कपट उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा धरती पर कपट उठाने से। नहीं, उधर आसान है। उधर संदीप माहेश्वरी आ जाएगा, बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, आसान है। ऑन अर्थ यू वुड फाइंड इट टू बी हैवी टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट वुड बी टू इजी टू लिफ्ट ऑन द मून। यस, राइट, मिल गया ना? You would find it some force to lift the objects on moon as same, some नहीं same। बहुत ही फॉल्ट है इसके इंग्लिश में। कट कट। सेकंड वाला समझ गया ना सबको? कॉमन सेंस है ये। मतलब ये बचपन से मूवी देख देख के ही आ जाता है। जिसने इतने मूवी नहीं देखे हो, देखो वे मूवी हुम्बा बकवास। The moon's gravity is only 1/6 that of the earth। Select the correct option with respect to given statement। मून पर ग्रेविटी कम हो गई।
अच्छा ग्रेविटी कम हो गई तो टाइम क्या होगा, वो ऊपर जाके नीचे आने में बढ़ जाएगा। मून पर की ग्रेविटी 6 पट कम हो गई तो ऊपर जाके नीचे आने में 6 पट ज्यादा टाइम लगेगा, यानी ज्यादा ऊपर तक जाएंगे ना हम लोग, हाइट भी तो बढ़ेगी हमारी। सच्ची में बढ़ेगी क्या हाइट? हाइट कैसे डिपेंड करती है ग्रेविटी पे, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखो पहला लाइन बोल रहा है, ध्यान से सुनो सब जन। वी कैन जंप हायर ऑन द मून देन ऑन द अर्थ, हम मून पर ज्यादा हाइट तक उड़ी मार पाएंगे। तो देखो एक लगाते हैं हाईएस्ट पॉइंट। अब अगर हमने यू वेलोसिटी के साथ छलांग लगा दी और सबसे ऊपर जाकर हमारी रफ्तार जीरो हो जाएगी, हम एक क्रिकेट के बॉल को हाथ में पकड़े रफ से फेंके यू वेलोसिटी से, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मान लो वो जो हाइट चला वो एस है, डिस्प्लेसमेंट ही एस है, और ग्रेविटी की वैल्यू हम ए ले लेते हैं। तो वासु का इक्वेशन क्या रहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as, जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as। एस की वैल्यू क्या हो जाती है, यू स्क्वायर अपॉन माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये एस की वैल्यू हो जाती है क्या। हमने धरती पर भी और मून पर भी सेम स्पीड से छलांग मारी, सेम स्पीड से, लेकिन तो यू की वैल्यू सेम है, धरती पे भी यू स्क्वायर मून पे भी यू स्क्वायर, अपॉन टू भी सेम सेम है, लेकिन बस अलग क्या क्या है, धरती पर ग्रेविटी और मून पर ग्रेविटी, इतना अलग अलग है। किधर छोटा डिनोमिनेटर है, मून वाला डिनोमिनेटर छोटा है अर्थ वाले डिनोमिनेटर से, तो कौन सा फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी रहेगी, मून वाले फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी रहेगी। यानी हम क्या मून पर हम ज्यादा ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं, हायर छलांग लगा सकते हैं। पहला सही है क्या, यस। दूसरा हमने करके देखा, पूरा फिजिक्स लगा के देखा, फर्स्ट वाला ही देखा अभी तक। दूसरा वी वे मोर ऑन द मून, गलत। मून कैनॉट कीप एन एटमोस्फियर ऑफ एयर अराउंड इटसेल्फ, सही बात है क्या मून पर एटमोस्फियर, और रख भी नहीं सकता। उधर हमने हवा दी भी तो उसकी ग्रेविटी इतनी कच्ची है। अगर हमारी अर्थ भी ऐसी रहती ना, मून का जितना रेडियस, भगवान ने अगर हमारी अर्थ थोड़ी सी कम रेडियस की बनी होती, तो जो एटमोस्फेरिक गैसेस अर्थ जब लावा फॉर्म में थी रिलीज हो रही थी, अर्थ उनको पकड़ ही नहीं रख पाती, स्पेस में चली जाती थी वो सारी गैसेस। और हमारे अर्थ पे कभी एटमोस्फेयर ही नहीं होता, एटमोस्फेयर नहीं होता तो शायद लाइफ ही नहीं होती कभी। जब मर्क्यूरी जैसी हालत रहती है हमारी, अर्थ पे एटमोस्फेयर है क्योंकि हमारी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग इनफ है। तो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, मून्स ग्रेविटी इज ओनली 1/6, क्योंकि उसकी ग्रेविटी 1/6 है, इसीलिए वो एटमोस्फेयर पकड़ के रख नहीं सकता। क्योंकि उसकी ग्रेविटी 1/6 है, इसीलिए हम उस पर ज्यादा बड़ी छलांग लगा सकते हैं, ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं, 6 गुना ज्यादा। अर्थ पे अगर कोई छलांग लगाता है, रोनाल्डो ने देखी ना, वो रोनाल्डो वाली फेमस छलांग देखी हुई है ना सबने, कितनी बड़ी। रोनाल्डो मून पे उतने जोर से सेम इनिशियल वेलोसिटी जाता था 6 मीटर, मतलब शायद गट्टू से लेके अपने ग्राउंड के हाइट तक, घर के हाइट तक आ जाता था रोनाल्डो मून पे उड़ी मार के पूरा। ठीक है, तुम भी कुछ ना कुछ बड़ी छलांग फर्स्ट फ्लोर जितनी लगा लेते, मजा आ जाता था। ठीक है, एस्ट्रोनॉट हल्का हल्का भी जोर से चलते हैं, अर्थ पे हम जैसे चलने की हमको आदत रहती है ना, वो पूरी बदलनी पड़ती है मून पर जाने के लिए, तो और एस्ट्रोनॉट को बहुत ट्रेनिंग देते हैं। फिर भी जो पहली बार एस्ट्रोनॉट उतरे थे वो धपड़ धपड़ गिर रहे थे, हाँ एवरेज नहीं जा रहा था। वो हल्का सा वो खड़े रहने की कोशिश करते थे तो उल्टा गिर जाते थे, इतना जोर से हाथ दबा रहे थे। अपन उठने के लिए कैसे हाथ रखते उठते, वो हाथ रख रहे थे जोर से, अर्थ वाली आदत थी, धक्कन उल्टा हो जा रहे थे, धपक्कन गिर जा रहे थे। फिर उठने के लिए कर रहे थे तो वापस सीधा गिर जा रहे थे, ऐसे चल रहा था। ठीक है, ये वाला लिखना है किसी को, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने समझाया वो लिखना है किसी को, बाद में बोलना मत बर क्या। रोयन भैया कोई को हम बाबा मार्क तो खपा भाई, फिजिक्स में 30 में से 30 मत लाओ तुम, देखो भक्त मर्डर हो जाएंगे तुम्हारा। हॉल टिकट डाउनलोड करे क्या, कल मुझे याद दिलाना, उसके इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं मंडे के दिन कल दूंगा इंस्ट्रक्शन। एमपीएस वालों ने ट्यूशन से ही भरा है ना फॉर्म, पक्का ना। नो हाँ, जिन्होंने स्कूल से भरा ठीक है, जिन्होंने यहाँ से भरा मैं वो लिंक कैसे यूज करते हैं और कल सुबह क्लास में 2 मिनट में बता दूंगा। देखो राजपूत जी देखो, 11th, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस 7 टाइम्स। 1 टाइम के लिए 1 डे लगता है, 7 टाइम के लिए 7 डे, मतलब 1 वीक। अगला 12th, चेंजेस इन सीजन आर कॉस्ड बाय, सीजन क्यों बदलते हैं। इसका ऐसे रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब क्या, सूरज सन के अराउंड घूमना। तो अभी हमारी अर्थ सन के पास में है कि दूर है, क्या चल रहा है अभी, और दूर जा रही है। सबसे दूरेस्ट कब होंगी, दूरेस्ट कौन से दिन, 22 दिसंबर। हमारे धरती का उस दिन सबसे छोटा दिन होता है, उस दिन का दिन भी 23 घंटे का रहता है, 1 घंटा कम हो चुका रहता है, 23 आवर्स का डे रहता है उस दिन।
और समर में अपोजिट में एक दिन आता है जो सबसे साल का बड़ा दिन होता है। वो दिन कौन सा होता है? इंटरनेशनल योगा डे। 21 या 22 जून लगभग मिक्स पड़ता है जनरली, 21 जून। ठीक है, अभी किधर चल रहे हैं अपन? नवंबर है, 2 नवंबर। अभी और 22 दिसंबर आने में करीब 1.5 महीना है, अभी 1 महीना 20 दिन है आने वाला है। तो हम और सन से और दूर दूर जा रहे हैं, ठंडी बढ़ने वाली है। फिर बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम होनी चालू होती है ठंडी, जैसे जैसे हम सन के पास आते हैं। सन के पास आते तो गर्मी होती तो बर्फ पिघलता है, बर्फ पिघलता है तो समुद्र नदियों में पानी बहता है, नदियों में पानी बहता है तो समुद्र में पानी जाता है, समुद्र में पानी जाता है तो इवेपोरेशन बहुत होता है, फिर दबड़ दबड़ बारिश होती है, दबड़ दबड़ बारिश होती है, हवा में बहुत मॉइस्चर रहता है, ठंडी फैल जाती है धरती जैसे जैसे दूर जाती है, फिर बर्फ जम जाता है, फिर ठंडी हो जाती है, ऐसे चलते रहता है। तो सीजन समर विंटर रेनी ये सब कुछ किसके वजह से होते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण। लिखो जल्दी। सूरज नहीं होता ना, सूरज, उसकी ग्रेविटी ने हमको नहीं पकड़ के रखा होता तो सीजन भी नहीं होते, हम रहते भी नहीं थे। ना बारिश होती, ना सर्दी होती, ना कुछ गर्मी होती। बस 40 साल तक नेपच्यून पे जैसा होता है ना, 40 साल तक समर, 40 साल तक विंटर, 40 साल तक रेनी सीजन, ऐसे चलते होते थे। 40-40 साल के सीजन रहते। कोई बेचारा पैदा भी हुआ, आधे जनों को तो जिंदगी में 2 सीजन देखने मिलते, तीसरा देखने नहीं मिलता। और जो जिनको तीनों देखने मिलते हैं वो बचपन में इतने छोटे रहते, वो उस समय पे पैदा होते। 40 साल समर, 40 साल रेनी और 40 साल विंटर, वो इधर पैदा होते थे समझो 20 पे। तो पहले 20 साल उनके समर में जाते थे, फिर 20 साल बरसात में, 20 साल हिवाड़े में, ठंडी में मरते थे कुड़ के बुड्ढे। तुम में से किसी को अभी तक मौत का डर नहीं आया है क्या? ऐसा एकदम विचार सोच सोच के येड़े हो जाते तुम। डर लगता है कि तुम में से किसी को? नहीं। आता है, वो एक फेज आता है लाइफ में, समझदारी का थोड़ा। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर तुम इतने बुढ़े लोगों की विकेट पड़ते टाइम दिखते हैं, फिर कुछ नहीं मालूम है, जाने से काम करो, फिर काम पे ध्यान दो। ऐसा रहता है। चलो सब जन इधर ध्यान दो रे बाबा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द डैश ऑफ टू बॉडीज। आज ही अपन ने पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज होती है, बोला क्या? सब जन ये लाइन अपनी नोटबुक में लिख के रखो, बाद में रोने का धोने का नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा ना आज अपन ने। तुम्हारे चक्कर में मेरी पानी की बोतल भी खराब हो गई। किधर बोतल? डस हो गई क्यों? नीचे नीचे। सब जन लिख लो, 13 नंबर के क्वेश्चन की लाइन लिख लो। शवर आहे तिथं मध्ये डॅश नको मारून ठेव बरं का, तिथे लिहायचं सेंटर ऑफ मास। तुला हुशार शवर आहे. तात्या हो, उठून बैस. अय तात्या, उठ. तात्या प्रोटीन का, तू प्रोटीन. मोदी जी ने एक प्रोटीन का डब्बा लॉन्च करा है, मालूम है तेरे को? सिर्फ 80 रुपए में आता है वो। दिन का डेली प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है उससे। वो सारे जितने प्रोटीन पाउडर आते हैं वो सब भंगार है, गवर्नमेंट वाला एकदम भारी है। और क्या बज रहा बंगो? सरकार का सब खराब रहता है, बस कॉलेज और दवाई अच्छी रहती है। भाई चलो 13 नंबर हो गया। 14, द टाइड्स इन द सी फॉर्म्ड बाय वाटर लेवल इन सी आर ड्यू टू। समुद्र में लहरें क्यों आती है? वो वीडियो दिखाया था ना समर में मैंने। और मून आते ही पूरा पानी उड़ जाता है। सर मून नहीं, सन नहीं, सन नहीं, सिर्फ ओनली मून। ओनली मून। सन बहुत दूर है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो आंसर की गलत है, बदलो। 15 का क्या है फर्स्ट? कौन सा है क्वेश्चन नंबर? कौन सा? 14 है ना? कितना स्मूथ आ रहा है एकदम नीचे। अरे 14 का 1 करो, 1।
इधर देखो, इधर देखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टू द ग्राउंड अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी। जब अब कोई चीज नीचे गिर रही थी, श्लोक दूत को हमने माउंट एवरेस्ट से धक्का मार के उड़ा दिया, फेंक दिया नीचे, तो अब श्लोक दूत बांगे जैसा बिंगता 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 नीचे गिर रहा है। इमेजिन करो, बिंगते बिंगते नीचे गिराना उसको, सादा सादा मत गिराना, बिंगते बिंगते नीचे गिर रहा है। ठीक है, उसका अम्बाबक मेडल उसको बचाने नहीं आया। देखो, डैश एट कांस्टेंट रेट ऑफ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड ऑफ टाइम इट इज फॉलिंग। कैसे हो रहा है? इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, बढ़ती हुई रफ्तार के साथ श्लोक दूत का टमाटो सॉस होगा। कैसे हो जाएगा ना, व्हाइट व्हाइट हिमालय पे लाल लाल टिपका। देख सार्थक कितना खुश हो गया। सार्थक, सार्थक तू पढ़ाई कर के तेरे फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएंगे तो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acts in the direction of line joining the body and center of earth। आज इस पढ़ा था ना, बॉडी का सेंटर ऑफ मास और अर्थ का सेंटर, उसको ज्वाइन करना, उस दिशा में ग्रेविटी नीचे बुला रही होती है हमेशा। सेवनटीन, the weight of an object on moon is less than that on earth because देखो ना, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कम होता है अर्थ के मुकाबले। हमने बचपन से इसका कारण हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने क्या पढ़ा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं भैया, हमने क्या पढ़ा हुआ है? वेट मतलब ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या पढ़ा हुआ है हमने? ग्रेविटी कम रहती है मून की, हमने ये कारण पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटी ऑफ मून इज लेस देन ग्रेविटी ऑन अर्थ। किसी प्लैनेट की, किसी एक्सोप्लैनेट की, किसी मून की, किसी सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटी होती क्या है जी? मास ऑफ दैट प्लैनेट, मास ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी का स्क्वायर। बरोबर ना? अर्थ की भी ग्रेविटी क्या रहती है जी? मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसमें कंपैरिजन चल रहा है, दोनों साइड पे कौन कौन कटेगा? कैपिटल जी कांस्टेंट है, पक्का। मून की ग्रेविटी कम है, इसमें ज्यादा बड़ा हाथ किसका है? मून का रेडियस कम होने का। सोच के देखो, थोड़ा सा गणित आना चाहिए क्या, थोड़ा सा गणित। समझे सब जन, देखो अभी कंपैरिजन चल रहा है, झगड़े लग रहे हैं, झगड़े। मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर एक तरफ है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर दूसरे तरफ है। अर्थ जीत चुकी है। अर्थ मून को चिढ़ा रही थी, रड़ गया, हार गया, पच गया, पहुंच गया। ठीक है, मून एकदम रोने पे, मून बहुत रोने धोने पे। मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ को गाड़ा दे रहा, चल चल कुछ नहीं होता तेरे से, चल तू ज्यादा था, करके जीत गया इतने बार, छोटा है तू, छोड़ दे तेरे को। ठीक है, ठीक है, ऐसा मास ऑफ अर्थ उसको चिढ़ा रहा था, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून को चिढ़ा रहा था कि मास ऑफ मून क्या है, छोटा है कि बड़ा है? मून का मास छोटा है ना अर्थ के मास से। रेडियस ऑफ अर्थ भी रेडियस ऑफ मून को चिढ़ा रहा था। ठीक है, देख तू भी छोटा है, तू भी छोटा है। अगर रेडियस ऑफ मून बहुत छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी क्या? तो रेडियस ऑफ अर्थ को, ये अर्थ जीती थी ना, अर्थ चीटिंग करके जीती थी, चीटिंग। और ये गलती से रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना, रेडियस ऑफ मून को बोल दिया, हमने ऐसा ऐसा किया था, हमने टॉयलेट में चिट्टे छुपवा लेते, तुम हार गए इसलिए पच गया। ठीक है, ये डायरेक्ट जाके कंप्लेन करना लगा टीचर को, रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ अर्थ बड़ा है रेडियस ऑफ मून से, ये फ्लेक्स मारने की चीज है क्या? अभी नहीं, फ्लेक्स नहीं मारना चाहिए ना इस चीज का, समझ रहा क्या तुमको? हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वजन की। वजन क्यों कम हो जाता मून पे जाके? क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम हो जाती। ग्रेविटी कम क्यों होती? तो ग्रेविटी कम होने का कारण हमें, अभी सच्ची में तो मून का मास छोटा है अर्थ से। हमको यही पॉइंट हाईलाइट करना है, यही गलती बतानी है हमको, यही 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 बोलने का है हम। समझ रहा क्या तुमको? तेरा मास कम है इसलिए तू कच्चा है, तेरा मास कम है इसलिए तेरी ग्रेविटी कच्ची, तेरा मास कम है इसलिए तेरी ग्रेविटी कच्ची, इसलिए तेरे पे वजन कच्चा है। बार बार अपने को यही चिढ़ाने का है उसको, मून को। अगर अपन ने अब होता तो ये भी है, अ, ऐसा नहीं कि भाजपा वाले बहुत दूध के धुले वाले, भाजपा वाले भी बहुत करप्शन करते। ठीक है, लेकिन भाजपा वाले खुद को खपाते क्या? कोई भी पार्टी वाले खुद के पार्टी वालों को खपाते क्या? दुसऱ्या वालों पर ध्यान लगाते. त्यांच्या काळात किती भ्रष्टाचार झाला, खूप महागाई वाढली. ठीक है, फिर उनका काळा है, फिर तुमच्या काळात महागाई वाढली. तो खुद पे नाम नहीं लेते, हमेशा दूसरे को बोलते रहते. बात समझो? तो ऐसे रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ मून को चिढ़ा रहता, अरे पहुंच गया, छोटा सा है तू, चल निकल.
तो रेडियस ऑफ मून तो उलट छोटा होगा ना, तो मून की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर मून की ग्रेविटी बढ़ क्यों नहीं रही? रेडियस ऑफ मून छोटा हो रहा है, अर्थ से तो छोटा ही है, अर्थ का 6400 है। मून की साइज तो अर्थ से छोटी देखी ना कभी भी तुमने, जो भी फोटो देखे उसमें मून की साइज तो छोटी ही पाई गई है। तो अगर रेडियस ऑफ मून अर्थ के रेडियस से छोटा है तो मून की ग्रेविटी बड़ी क्यों नहीं है? क्योंकि मून का मास भी बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, ज्यादा ही छोटा है। तो हमको इसका मेन मुख्य कारण किसको धराने का है? मास ऑफ मून इज लेस देन मास ऑफ अर्थ। क्या मेरा भाषण समझ में आ रहा है क्या तुमको? रेडियस को झगड़े में क्यों नहीं लाने का है, समझ रहा क्या? वो जाके एक बच्चा रहता है चोमू बच्चा, उससे बस में झगड़े करे, घर पे जाके अगले दिन उसके मम्मी के लेके आता बस में, मम्मी इसने मेरे को मारा। ठीक है, वो येड़े बच्चों के नादी लगने का नहीं। ठीक है, उसका डायरेक्ट लास्ट दिन मर्डर कर देने का, बस में फेंक देने का उसको, स्कूल के लास्ट दिन, साल भर नादी नहीं लगने का उसको। झगड़े होते बस में तो अपन स्कूल में झगड़े करे दो जनों ने, घर पे जाके बोलने का रहता क्या? नहीं, इसलिए श्लोक दूध से कोई झगड़े रहता क्या? नहीं, वो डायरेक्ट होते फिर होते रुक जाता, किसने मेरे को मारा, आपस में निपटाने के रहते। स्कूल में झगड़े होते, स्कूल छोड़ने के बाद झगड़े पॉज हो जाते, आने के बाद अगले दिन टाइम स्टार्ट होता है वापस। समझ रहा क्या? स्कूल के झगड़े स्कूल में करते बरोबर ना फिर जी? तुम भी रोते क्या घर पे? नहीं, चलो बस स्टॉप पे चलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैंने। जान दो, तुम मरते को झगड़े झगड़े, अरे तुमको भाषण समझ आ रहा क्या? क्यों मैं रेडियस को बीच में नहीं ला रहा? रेडियस रोते रोते मम्मी के पास चल देंगे उसके, विषय गंभीर हो जाएगा। हाँ हाँ। वो भी चलती फिरती किसको कपा देती? घोड़। 17th का फर्स्ट करो आंसर की में। मून का रेडियस छोटा है, ये कोई कारण नहीं है कि उसकी ग्रेविटी हमसे छोटी होगी। उसके कारण तो उसका बढ़ जाता था ग्रेविटी। 17 नंबर है नहीं, 17 नंबर का आंसर वन करो, वन। 18 नंबर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी वेरीज स्लाइटली फ्रॉम द प्लेस ऑन अर्थ फॉर टू रीजंस। अर्थ पे अलग अलग जगह पे, अर्थ पे अगर हम खड़े अलग अलग जगह पे ग्रेविटी अलग अलग रहती, क्यों? क्या कारण है? फॉर टू रीजंस, दो रीजन। एक तो है शेप ऑफ अर्थ, है ना, पोल्स पे फ्लैट फ्लैट जैसा, इक्वेटर पे ढोला ढोला जैसा, तरबूज जैसा शेप एक तो। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा कारण कि अर्थ पे ग्रेविटी अलग अलग रहती है अलग अलग जगहों पे। रोटेशन ऑफ अर्थ, मास तो कोई कारण नहीं है, सरकमफरेंस भी कोई कारण नहीं, रोटेशन ऑफ अर्थ कारण है। सारे बच्चे फटाफट लिख लो ये नोटबुक में, ये लाइन एज इट इज लिखो। तन्मय शवर आहे, हे फिल इन द ब्लँक दिसू राहिलं का तुला? पाय निळ्या बॉक्स मध्ये क्वेश्चन मार्क दिसू राहिला का? त्याच्या जागी हे लिहायचं बरं का, रोटेशन ऑफ अर्थ। आप भी नहीं, वो रिजल्ट के दिन रहेंगे। यार बाप, धन्यवाद। तुम्हारा ट्यूशन है आज? कितने जन आए तुम? पूछा है क्या? जा ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं क्या सब बच्चे, सिक्स वाले? नहीं? ब्रेक भी की 4:30 तक। ऑनलाइन सब लिखो जल्दी। शाम में 4 पेपर पे ले लूँ क्या? इतना इतना फिनिश कर लेता आधे घंटे में। तुम लोगों को जाना है ना? 1 मिनट रुको, ट्रेन देख लेता।
शाम में जाते 7 के ट्रेन से जाते क्या? तब ले लेता मैं क्लास। तो ट्रेन पे जाने का है, कपड़े लेने को। शादी ना उसकी 10 साल में। ट्रेन को टाइम है अभी, आधा घंटा है ट्रेन को। पर देखते शक्य तो शाम में जाता हूँ। जाओ तुम लोग 7 बजे तक करो। तो रोएंगा घर पे जाके, मम्मी मम्मी। रेडियस ऑफ मून 19th वाला। 4 तक का था गेस्ट लोग। तुमको मैं 15-20 मिनट में छोड़ देता 7th 8th सर जी को। और फिर बुलाता है आधे घंटे से। नहीं नहीं, 7th 8th सर जी का आज शाम में टेस्ट पेपर होगा पॉलिनोमियल्स का। एक मिनट लगेज बोलते रहा मैं। 10वीं का आज छुट्टी है। और 9वीं का होगा। किस पे 9वीं? बायो 4 चैप्टर। 7 ले लेते ना। 4 ले लेते, 4 ले लेते तो बायो के 4 9वीं के आज। सुनो शांति से। 7th 8th सर जी का पॉलिनोमियल्स। 3 घंटे का पकड़ लो पॉलिनोमियल्स। हो। सिर्फ नाइन्थ पॉलिनोमियल्स, 10th वाला नहीं, प्योरली 9th। डाल दूं 10वीं? हाँ पढ़ाई करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स इनका 4 बायो वाले आप बस। वाले तो सारे ब्रायो पाइटा टेरिडो पाइटा के एग्जांपल में रैप बना दूंगा। यो यो बनता है मार्सेंटिया क्या बोलता है। एकदम। वो दो। 6th वालों का एक फुल सिलेबस नहीं, 6th का 1 से 6। ठीक है। तो फिर सुनो ना। इतना एक पेज करता मैं, ये ग्रेविटेशन जल्दी निपटा देता मैं, 15 मिनट में ग्रेविटेशन निपटा दे रहा। एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज बिकॉज ऑफ द मून भगता क्यों है? मून क्यों भाग रहा? मून का एक्सेलरेशन किसकी वजह से? एक्सर्टेड। नहीं, ऑन द अर्थ नहीं। ऑन द मून बाय द अर्थ। ठीक है, अर्थ जो ग्रेविटी उसके ऊपर लगाती है उसके वजह से। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ मून इज कॉल्ड। किसका ऑर्बिट है वो? मून भागता ना उधर। अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो मून का भागने वाला रेडियस है ना। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून, रट्टा मार के रखने का। न्यूटन अप्लाइड ह्यूजेंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट ब्ला ब्ला ब्ला। क्या किया? सेंट्रीपिटल ऑफ सन की अर्थ दे करके रखा है। नहीं नहीं, सैटेलाइट नहीं दिया है क्या? मून मून का दे करके रखा है। सेकंड इज बरोबर है इधर। सेकंड में बस लिखते टाइम ऐसे करो। टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून। तो 21 का 1 और 2 कर लेते हैं अपन। 21 का तुम लाइन लिखो जल्दी से। ग्रीन वाली लाइन लिख के लो। टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून, ये पढ़ाया तो था यार। नहीं नहीं, ये सीनियर बैच को ही वाला है। वो है केपलर के लॉ से डिड्यूस हुआ एक फॉर्मूला, mv²/r। तुमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। तुम जब 8th में थे तब टेंशन फोर्स पढ़ाया था। अगर r लंबाई की रस्सी है, वो v वेलोसिटी से भगा रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन v²/r ध्यान रखना। अलग अलग फोर्स पढ़े थे, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट मस्कुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, उस समय पे टेंशन फोर्स में लिखा था। 7 बजे से ना, तब से चला कर। 7 से चला कर फिर पढ़ाई को टाइम तो दूंगा ना भैया। 7 से 9:45 एक्चुअली तो हमारा 3.5 घंटे का है। तो उस दिन का सेम टाइम आएगा तुम्हारा 9th वाला। तुम 6:45 को आ जाना, पेपर बहुत बड़ा है तुम्हारा बायो का। ठीक है। 4 ही चैप्टर है पर एमसीक्यू बोलते हैं ना उसमें, 400 एमसीक्यू कुछ तो है। उतना ही, फिर तुम उतना ही रटना। मैं आंसर की दूंगा, जो कि ऑलमोस्ट 95% करेक्ट ही है। 98% करेक्ट है, और वो रटते रहना बस। तुम वही क्वेश्चन बार बार वही आएंगे, उसमें से ही आएंगे। है ना? तो हम, और मेरे को दिख जाएगा कौन पढ़ाई कर रहा कौन नहीं कर रहा। ऐसा।
लास्ट में तो मार्क मैटर करते हुए मार्क लाओ। तुमने छुट्टियां मारी नहीं मारी, ट्यूशन को करा नहीं करा, तुम्हारा नहीं हुआ तो हमारे पास एक्सक्यूज है, एक दिन गायब तक ट्यूशन को, हाँ इसलिए तेरे में ऐसे। हम सिर्फ उस पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाते जिसका बच्चा पूरा 6 महीने लगातार एक भी दिन बिना छुट्टी मारे ट्यूशन को आए वाला है, और हमने जो भी होमवर्क दिया, वीडियो लेक्चर दिया, उसने कंप्लीट करे वाले बच्चे ने, फिर उसको हम बाबा नहीं हुआ। तो उसके पेरेंट्स जब हमको पूछते हैं क्यों नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये तो हमने ज्यादा, हम कम रह गए ध्यान देने में। बाकी जो बच्चा गायब था फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, और जिसका होमवर्क इनकम्प्लीट रहा है, रिवीजन इनकम्प्लीट रहा है, और कंसिस्टेंटली टेस्ट पेपर में मार्क्स नहीं रहे, मतलब वो बच्चे ने खुद को सुधारने की कोशिश ही नहीं करी, उसका कार्यक्रम होना ही था। हेलो। ये देखो, द मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज टूवर्ड्स अर्थ इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला, द मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज टूवर्ड्स द अर्थ इज ड्यू टू, हाँ सॉरी, कॉज ऑफ मोशन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे पढ़ा ही नहीं मैंने, वो है करके। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर अर्थ's surface is given by the mass m of that object multiplied by acceleration due to gravity which is equal to its weight mg, mg है ना, मल्टीप्लाइड बाय m इंटू जी। किसी ऑब्जेक्ट जो धरती के सरफेस के नीचे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उन पे धरती कितना जोर का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। The apparent weight of a person standing in an elevator which is moving down with uniform acceleration will be, एक एलिवेटर देखो, धरती तुमको खींचना चाह रही थी जी से, सॉरी सॉरी, ये फोटो गलत बना है, धरती तुमको खींचना चाहती थी जी से, तुम ऑलरेडी एक ऐसे लिफ्ट में हो जो नीचे आ रहा है ए से, वो फास्ट में आ रहा है, वो एकदम फास्ट में, तो तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा, देखो। तुम यहाँ पर अंदर खड़े हो, एपरेंट वेट, वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही तुम्हारी। हमने तुमको जाके पूछा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम बोल पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। मैंने बोला अरे तो अच्छे से बता ना क्या हो रहा है। तुमने बोला देख भाई मेरा वेट मेरे को नीचे खींच रहा है, भाई भाई, मेरा वेट मेरे को नीचे खींच रहा है, ठीक है, लेकिन मेरी हर बार जब मैं नॉर्मली फर्शी पे खड़ा रहता था लिफ्ट पे, तो मुझ पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही थी। आज वो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी सी कम है। मैंने बोला क्यों कम है, क्योंकि फर्शी नीचे रुक नहीं रही, बोले फर्शी नीचे नीचे भाग रही है, मैं भाग रहा फर्शी पे मेरे पैर टिकाने के लिए, नॉर्मली तो मैं फर्शी पे खड़ा रहता हूँ, बैठता हूँ, तो फर्शी मुझे अपवर्ड पुश करती है, फर्शी रुकी रहती है, मैं उस पर रहता हूँ। आज तो फर्शी, ये लिफ्ट का जो फ्लोर है वो नीचे नीचे भाग रहा है, ये एक्सेलरेशन से रिप 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 नीचे भाग रहा है, तो उस पे बने रहने के लिए, उस पे खड़े रहने के लिए मुझे भी नीचे गिरना पड़ रहा है, रिप 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 रिप। बात समझ आ रही है कि तुमको, मैं भी खुद भी गिर रहा हूँ, ठीक है। तो आज नॉर्मल रिएक्शन जरा सी अजीब सी है मेरी। हमको पूछा जा रहा है अपरेंट वेट, मतलब हमारा वेट जो कि कम हो गया है वो कितना है, ठीक है, लेसेंड वेट कितना है हमारा। नॉर्मली हमारा वेट रहता है हमारे नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल ही। अभी हमको जो वेट फील हो रहा है वो अभी हमको एट प्रेजेंट हमारी नॉर्मल रिएक्शन कितनी ये निकालने का है, एट प्रेजेंट हमारी नॉर्मल रिएक्शन कितनी ये निकालना है हमको।
हमारी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी इस केस में? हमारा वेट mg नीचे लग रहा है, कौन है जो हमको ऊपर धक्का मार रहा है? नॉर्मली तो है जो हमको ऊपर धक्का मार रहा है, फिर भी हम फाइनली तो हम ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर ही रहे हैं। मेरे को बताओ, दो जन है जो हम पे काम कर रहे हैं, हम लिफ्ट एक गिर रही, एक तार कट चुकी है, ऐसे लिफ्ट में हम नीचे फिर गिर रहे हैं ए एक्सेलरेशन के साथ। वो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन के साथ गिर रही, हम उस पे खड़े, हम भी ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहे हैं। सब जन ध्यान से सुनते रहना। अ, एक मिनट, चलो इधर देखो, तो कौन सा फोर्स जीत रहा है, एमजी की एन? एमजी की एन, हम नीचे जा रहे हैं, एमजी नीचे खींचना चाह रहा है, एन ऊपर धक्का दे रहा है, जीत कौन रहा है? एमजी, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। तो नेट फोर्स हो गया एमजी माइनस एन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। हमारा एक्सेलरेशन कौन सी दिशा में है? नीचे है ना, डाउनवर्ड ही है ना, तो ए ही रखूंगा मैं उसको। भाषण समझ में आ रहा है क्या? पक्का? नक्की? ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एन उधर चले गया, माइनस एन इधर आ गया, और एम इन ब्रैकेट जी माइनस ए। समझ रहा है क्या तुमको? मेरा जो एक्सेलरेशन है, मेरा खुद का जो एक्सेलरेशन है, नॉर्मल रिएक्शन जो मुझ पर लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन, वो है एम इंटू जी माइनस ए। तो नॉर्मली रहती है एम जी, अभी है एम जी में से कुछ तो भी कम, एम ए कम। तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? नॉर्मली जब मैं शांत फर्शी पे मैं खड़ा रहता हूँ, मेरा वेट एम जी, नॉर्मल रिएक्शन भी एम जी। एक लिफ्ट जो कि ए एक्सेलरेशन से बदा बदा नीचे जा रही है, मैं उसमें खड़ा हूँ, तो मेरे को मेरा वजन ज्यादा लग रहा होगा कि कम लग रहा होगा? कम लग रहा होगा। वो लिफ्ट पे मेरे पैर ही टिक नहीं रहे होंगे ना, हवा में उड़ने जैसी फीलिंग आ रही होगी ना। वो अर्थ एकदम तार कट के नहीं जा रही है एकदम से, वो उतनी भी नहीं, इतनी भी सीरियस केस नहीं जा रहा है, लेकिन काफी एक्सेलरेट होती जा रही है, फास्ट 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 जा रही है नीचे। और तो मेरे को मेरा ही वजन क्या लग रहा होगा? लेस देन इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये लग रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या तुमको? और ये मैथमेटिक्स अगर तुमको समझ आता है तो तुम जेई एडवांस करो, कॉन्सेप्ट अगर समझ आता है तो नीट तक करो ऐसे, और मैथमेटिक्स समझ आता है तो सी ए सी एफ ए भी करो, तो ही होती है चीजें। ठीक है, वो टफ नट टू क्रैक तुम में प्रोसेस हो पाती है, तो है ना, तुम्हारा दिमाग मैथमेटिकल रहना चाहिए। तो देखो, ये 24 नंबर के क्वेश्चन पे मैं आज का क्लास रुका, तो कल ग्रेविटेशन से कल का डिस्कशन सुन लो अभी क्या क्या होगा। आज शाम में 7 से 10, 6:45 से 10:15 नाइन्थ का पेपर। 6:45 को ही, क्योंकि गैप भरने, फिल इन द गैप करने इधर, तो 7th 8th एसआर जी को भी मैं बुला लूंगा, पॉलिनोमियल्स का पेपर। 6th होमी पापा का चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक का उनका पेपर। ये 3 क्लासेस के पेपर हो गए। फिर 7, 10, 10:15 को पेपर खत्म हुए, सब जन शांति से सुन लो। कल सुबह क्लास रहेगा, जल्दी 7 बजे चालू होगा क्लास। 7th 8th सर जी कल स्कूल चले जाएंगे, कल स्कूल, कल ओनली 9th का क्लास, ओनली 9th। कल ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ खत्म होगा, फिर सब कुछ शाम में डन। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या सबको? ठीक है, और ट्यूसडे को लेंगे। तो कल मैं फिजिक्स खत्म करूंगा, और कल शाम में बायो का सेकंड पेपर, कल दोपहर में ही बायो का सेकंड पेपर होगा प्रोबेबली, या शाम में। अभी तुम लोग, तुम स्ट्रिक्टली, और नवी वालों, अभी शाम में तुम्हारे बायो के पूरे चैप्टर नहीं है, ओनली 4 है। प्लांट किंगडम, यूजफुल हार्मफुल माइक्रोब्स, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, लाइफ प्रोसेस। 4 चैप्टर है 9th स्टेट बोर्ड के, वो 4 डाले हुए हैं ना ग्रुप पे मैंने, 4 5 6 दिन पहले, वही चैप्टर है तुम्हारे। तो तुम लोग करो, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।